यू गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी। कई दिनों बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से भैया। तो सर जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग सदप, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, आप बताएं सर। जी ठीक है, हम भी एकदम मज़े में हैं। पिछले दिनों कुछ इधर उधर जाना पड़ा तो मैं थोड़ा सा व्यस्त था, इसलिए क्लास नहीं ले पाया आप लोगों की। लेकिन मैं आप लोगों के साथ ही था, पूरी क्लास में ही कंट्रोल कर रहा था, जहाँ भी था वहीं से। तो आपका 311 तक हम लोग पढ़ चुके हैं आईपीसी, और आज इसके बाद हम 312 से जो सेक्शन है ये मिसकैरेज के बारे में बात कर रहा है, अनबोर्न चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहा है, इन्फेंट्स के बारे में बात कर रहा है, और कंसीलमेंट ऑफ बर्थ्स के बारे में बात कर रहा है। तो देखते हैं क्या कहता है। सेक्शन 312 कह रहा है कॉजिंग मिसकैरेज। तो ये कह रहा है whoever voluntarily causes a woman with child to miscarry shall, if such miscarriage be not caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, or with fine, or with both. And if the woman be quick with child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, and shall also be liable to fine. इसका एक्सप्लेनेशन भी है। ये कह रहा है ए वुमन हु कॉजेज हर सेल्फ टू मिसकैरी इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है भाई सॉरी। ये कह रहा है गर्भपात कारित करना 312 कह रहा है जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा, यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित न किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि वह स्त्री स्पंदन गर्भा हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसका स्पष्टीकरण कह रहा है जो स्त्री स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है वह इस धारा के अंतर्गत आती है। देखिए 312 जो है वो गर्भपात करने को अपराध बताती है। 312 के 2 हिस्से कानून बनाने वालों ने किए हैं। पहले हिस्से में इन्होंने कहा है कि अगर स्वेच्छा से कोई किसी का गर्भपात कारित कर रहा है महिला का, उसका एक्सेप्शन भी इसी में दिया हुआ है। एक्सेप्शन ये है कि यदि वह गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित किया जा रहा है तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, अदरवाइज ये सेक्शन अप्लाई होगा। 2 अवस्थाएं इन्होंने बता दी। पहली अवस्था में जो सज़ा का मापमान है वो 3 वर्ष बताया है, और दूसरा जो पार्ट है 312 के पैराग्राफ का, उसमें कहा है कि यदि स्त्री स्पंदन गर्भा है तो। अब ये जो स्पंदन गर्भा शब्द है, इसके बारे में यदि कोई आप में से जानता हो तो कृपया बताने का कष्ट करें। क्या होता है स्पंदन गर्भा? सर इट मीन्स दैट जैसे जैसे मतलब बेबी ग्रो करता है तो वैसे वैसे वीमेन के लिए डेंजरस मतलब बढ़ती जाती है, तो इस चीज को बोलते हैं। हाँ, तो स्पंदन गर्भा का मतलब ये है कि जब वो जो शिशु है, जो पेट में बालक पल रहा है, जब वो क्विकनेस यानी कि उसके अंदर कुछ गति आ जाए, स्पंदन क्विकनेस फील करने लगे महिला, तो उस अवस्था में अगर किसी को ये किया जाएगा, गर्भपात कारित किया जाएगा, तो वहाँ जो जान जाने की खतरा है वो ज़्यादा
हो जाता है बनिस्बत सामान्य के। तो दो अवस्थाएं इसलिए बनाई हैं क्योंकि जो सेकंड वाला पार्ट जहां स्पंदन गर्भा बताया गया है महिला को, वहां 7 वर्ष की सजा इसीलिए दी जा रही है कि वहां जो है वो रिस्क जो है बढ़ जाता है। इज दैट क्लियर? और इसका स्पष्टीकरण कह रहा है कि यदि कोई स्त्री अपना भी गर्भपात करती है तो वो भी 312 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। कोई दूसरा करे या कोई स्त्री स्वयं करे, उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। 312 कुछ समझ आया भाई? बट सर अभी तो मतलब सर अभी कुछ जजमेंट्स आई है एक दो, जिसमें मतलब ऐसा है कि मतलब शायद 8 हफ्तों तक वो कर सकती है और वो उसी के हाथ में है वो कराना चाहे या नहीं। हाँ, वो एक्चुअली डिक्लेयर एक एक्ट है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ठीक है ना। तो उसके तहत अभी सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट निर्णय आया था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो है महिला विवाहित हो या अविवाहित हो, ऐसी अवस्था में उनको जो है वहाँ टर्मिनेशन का राइट उस एक्ट में दिया गया है। ठीक है? हाँ जी सर, वही वाला हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। 313 पे आ जाइए। ये कह रहा है कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट। ठीक है, whoever commits the offense defined in the last preceding section without the consent of the woman, whether the woman is quick with child or not, shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। 313 कह रहा है कि यदि किसी स्त्री की सम्मति के बिना उसका गर्भपात कारित कराया जाए, तब ऐसी अवस्था में क्या कहा है इन्होंने, जो कोई उस स्त्री की सम्मति के बिना, चाहे वह स्त्री स्पंदन गर्भा हो या नहीं, यहाँ दोनों को, पहले वाली धारा में तो उन्होंने डिफरेंट सजा का प्रावधान किया था, यहाँ इन्होंने दोनों को ज्वाइंट कर दिया और कहा है कि चाहे वह स्त्री स्पंदन गर्भा हो या नहीं, पूर्ववर्ती अंतिम धारा में परिभाषित अपराध करेगा वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी पनिशेबल होगा। इज दैट क्लियर माय डियर? 313 कुछ क्लियर हुआ? यस सर जी। यस सर, क्लियर। हिंदी में और बता दो एक बार सर। अच्छा, अजमल जी, हिंदी में समझाया मैंने तो भाई। मैं कह रहा हूँ कि ये जो 313 है, ये धारा ये बता रही है कि जो किसी स्त्री की कंसेंट के बिना, सम्मति के बिना, 312 में जो अपराध बताया गया है गर्भपात कारित करना, वैसा अपराध उस स्त्री की सम्मति के बिना कारित करेगा। तो 312 में तो दो तरीके से उन्होंने बांट दिया था। एक अवस्था तो वो थी कि जिसमें स्त्री स्पंदन गर्भा थी, तो वहाँ तो 7 साल के लिए दंडित किया जाना था, और दूसरी अवस्था वो थी कि जहाँ स्पंदन गर्भा नहीं थी, वहाँ 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया था। लेकिन 313 में इन्होंने, अगर कंसेंट नहीं है स्त्री की, तो उससे कोई मायने नहीं रखता कि वो कितना टाइम की प्रेग्नेंट है। अगर वो उसकी कंसेंट के बिना उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कोई कर रहा है, तो वैसा टर्मिनेशन 313 में आएगा और उसमें अप टू आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है। और साथ ही साथ उसमें यह है कि अगर कोई कारावास दिया जा रहा है तो 10 वर्ष तक की सजा भी दी जा सकती है, अगर आजीवन कारावास नहीं दिया जा रहा है तो। इज दैट क्लियर? और साथ में जुर्माने से भी दंडनीय है। ठीक। अब 314 कह रहा है डेथ कॉज्ड बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज। ये कह रहा है whoever with intent to cause the miscarriage of a woman with child does any act which causes the death of such woman shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। 314 कह रहा है कि गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु, यहाँ कह रहा है कि आपका जो आशय है वो गर्भपात कारित करने का है, मृत्यु कारित करने का नहीं है। लेकिन गर्भपात कारित कराना हमेशा महिला के लिए एक रिस्की फैक्टर रहता है, उसकी मृत्यु होना संभावित है। तो 314 वहाँ अप्लाई हो जाएगी कि जहाँ आपका जो इंटेंशन है वो इंटेंशन है गर्भपात कारित कराने का,
लेकिन गर्भपात कारित कराने के आशय से किए गए कृत्य के द्वारा यदि किसी स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो वैसी मृत्यु होने की अवस्था में 314 धारा अप्लाई हो जाएगी और वैसी अवस्था में 10 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान उस व्यक्ति का लिए किया जाएगा जो ऐसा कृत्य करेगा। इज दैट क्लियर? और इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कह रहा है कि यदि वह कार्य स्त्री की सम्मति के बिना किया जाए। देखिए 314 का जो पहला पार्ट है वो तो विद कंसेंट ऑफ जो वो स्त्री है उसकी सम्मति के साथ किया जा रहा है और उस सम्मति के साथ गर्भपात कारित करने में उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है, तब वो स्थिति तो 314 का पहला पैराग्राफ बात कर रहा है। और 314 का जो सेकंड पैरा है वो कह रहा है कि इफ एक्ट डन विदाउट वुमेन्स कंसेंट, ये कह रहा है कि एंड इफ द एक्ट इज डन विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन शैल बी पनिश्ड ईदर विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद द पनिशमेंट अबव मेंशन्ड। और उसमें कहा गया है कि यदि उस स्त्री की सम्मति के बिना ऐसा कृत्य किया जा रहा है। देखिए दोनों में अंतर समझो, 314 का जो पहला पैराग्राफ है वहाँ स्त्री भी सम्मत है अपना गर्भपात कारित कराने के लिए, और 314 का जो सेकंड पैरा है वो कह रहा है कि यदि कंसेंट के बिना किया जा रहा है तो वहाँ सज़ा की जो अवस्था है, जो सज़ा का मापमान है वो बढ़ जाएगा और वो चला जाएगा कितना, आजीवन कारावास तक। और यदि आजीवन कारावास नहीं दिया जा रहा है तो ऐसी जो 10 वर्ष तक की अवधि का कारावास है वो कोर्ट दे सकता है। इज दैट क्लियर माय डियर? समझ आ रहा है भाई सबको? जी यस सर। स्पष्टीकरण भी एक बहुत एक्सप्लेनेशन है 314 का। वो कह रहा है कि इट इज नॉट इसेंशियल टू दिस ऑफेंस दैट द ऑफेंडर शुड नो दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। और इस स्पष्टीकरण में ये कहा है कि इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी जानता हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित करना संभाव्य है। तो उसकी नॉलेज भी महत्व नहीं रखती है 314 में, ठीक है ना। वो ज्ञान इस बारे में रखता है या नहीं रखता है, दैट डजंट मैटर। यदि उसके किसी कृत्य द्वारा ऐसी अवस्था में मृत्यु हो जाती है तो 314 उस पर अप्लाई हो जाएगा। यदि विद कंसेंट वैसा कृत्य वो कर रहा है तो 314 के पहले पैराग्राफ में जाएगा, और यदि विदाउट कंसेंट ऐसा कार्य कर रहा है जिससे कि उसका इंटेंशन जो है वो समझना, इंटेंशन उसका मृत्यु कारित करना नहीं है, उसका इंटेंशन केवल गर्भपात कारित करना है। पहले पैराग्राफ में तो वो विद कंसेंट कर रहा है, वहाँ अप टू 10 ईयर उसको सज़ा मिलेगी, और दूसरे पैराग्राफ में वो विदाउट कंसेंट ऐसा कार्य कर रहा है, वहाँ अप टू लाइफ उसको इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। और यदि अप टू लाइफ नहीं दिया जा रहा है तो उसको जो इम्प्रिजनमेंट है वो अप टू 10 ईयर दिया जा सकता है। इज दैट क्लियर माय डियर? जी सर क्लियर है। जी तो ये डॉक्टर भी इसमें, मतलब ये सजा जो है ये डॉक्टर को भी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, डॉक्टर को भी मिलेगी। डॉक्टर हो या ना हो उससे कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। तो 314 तक क्लियर हुआ भाई? जी सर क्लियर है। Yes, जी, sir. मेरी आवाज़ तो आप लोगों को ठीक आ रही है ना? Yes, sir. जी। अब सेक्शन 315 देखते हैं। देखिए जो आमना मैम ने एक मैसेज डाला हुआ है आईपीसी की क्लास के लिए, तो आमना मैम को मैंने बोला था कि कुछ लोग जो ना आईपीसी शुरू होने के बाद जुड़े थे हमारी क्लास से, तो बहुत सारे सेक्शंस लोगों के छूट गए थे। तो ये डिमांड आ रही थी बार बार कुछ लोगों की कि सर शुरू से करा दो, शुरू से करा दो। तो मैंने आमना मैम को इसीलिए बोला है कि वो आधा घंटे की एक क्विक क्लास लेंगी, वहाँ आपको जो है वो प्री के हिसाब से मतलब रैपिडली समझाएंगी शुरुआत से। तो जो भी सज्जन थोड़ा सा टाइम चेंज हो सकता है उस क्लास का? जी थोड़ा सा टाइम चेंज हो सकता है उस क्लास का? हाँ भैया, सुबह 7:30 से 8 बजे का टाइम है सर उस टाइम से आरपीसी क्लास चलती है 7:45 तक। सीआरपीसी की क्लास तो आमना मैम ही तो ले रही होंगी। अच्छा हाँ, उनके बाद करा देंगे, हाँ आयशा मैम के बाद करा देंगे, ठीक है ना। जी 7:45 से, और वो आधा घंटे का एक कैप्सूल क्लास होगा, रैपिड फायर क्लास, ठीक है ना। जी सर हाँ एग्री। तो वो थोड़ा सा वो कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ शिखा जी क्या कह रहे हैं?
तो 7 बजे से आईसीयू डायरी तो हम ले सकते हैं। आपकी आवाज़ कट के आ रही है शिखा जी, आप दोबारा बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो रहेगा। जी, आपकी शायद कुछ नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है मुझे। कोई बात नहीं, आप अपना जो भी सवाल है वो मुझे आप मैसेज कर दीजिए, जो भी आप कहना चाह रहे हैं मेरे पर्सनल पे या ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है जी। देखिए 315 एक सेक्शन है, 315 कह रहा है भाई, एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कोज इट टू डाई आफ्टर बर्थ। शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कोई कार्य है तो वो 315 कवर करेगा उसको। समझ रहे हैं बात? पहली अवस्था तो ये है कि शिशु को जीवित पैदा होने से ही रोका जाए, उसको गर्भ में ही मार दिया जाए, ठीक है। और दूसरी अवस्था ये है कि यदि उसने जन्म ले लिया है तो जन्म लेने के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने से कोई आशय से कोई कार्य करेगा तो वहाँ 315 अप्लाई हो जाएगा, ठीक। देखते हैं 315 क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है हूएवर बिफोर द बर्थ ऑफ एनी चाइल्ड डज एनी एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ thereby preventing that child from being born alive, from being born alive को अंडरलाइन कर लीजिए इंग्लिश वर्जन में, ठीक है, और causing it to die after its birth and does by such act prevent that child from being born alive or causes it to die after its birth shall, if such act be not caused in good faith for the purpose of saving the life of the mother, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years or with fine or with both। देखिए 315 ये कहना चाह रहा है कि जो कोई किसी शिशु के जन्म से पूर्व कोई कार्य इस आशय से करेगा कि उस शिशु का जीवित होना तद द्वारा रोका जाए। पहली बात आप इसे समझ लीजिए कि वो जो कार्य कर रहा है उसका आशय ये है कि वो उसको जीवित पैदा होने से रोकने का उसका इंटेंशन है, उस व्यक्ति का होना तद द्वारा रोका जाए या जन्म के पश्चात तद द्वारा उसकी मृत्यु कारित हो जाए, ठीक है। और ऐसे कार्य से उस शिशु का जीवित पैदा होना रोकेगा या उसके जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित कर देगा यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक नहीं किया गया हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखिए यहाँ भी अपवाद एक दिया गया है। अपवाद वो है कि यदि माता का जीवन बचाने के लिए उसका इस तरह से टर्मिनेट करना आवश्यक है तब तो एक्सेप्शन मिल जाएगा। अदरवाइज वैसा व्यक्ति जो 315 में आपको बात बताई गई है कि या तो उसको पैदा होने से पहले ही वो मार देना चाह रहा है या उसको पैदा होने के पश्चात ऐसा कोई कृत्य कर रहा है जिससे उसकी मृत्यु कारित हो जाए तो 315 के अंतर्गत दंडनीय होगा और यहाँ उसको 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान 315 में किया गया है। इज दैट क्लियर? अब 316 बात कर रहा है कोजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबोर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड हम पढ़ के आए हैं पीछे, कहाँ जी? हाँ बहुत अच्छे। रेनू जोर से बोलो, इतना हल्के से काहे बोल रहे हो भाई रेनू? 299 में। जी 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 बहुत अच्छे। ये कह रहा है whoever does any act under such circumstances that if he thereby caused death he would be guilty of culpable homicide and does by such act cause the death of a quick unborn child shall be punished
with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। ये कह रहा है ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करता है, तो जो कोई ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह तद द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होता, और ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करेगा तो वह दोनों में से किसी भारतीय के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। देखिए एक बात हमने वहाँ भी जब 299 हम पढ़ रहे थे तो वहाँ भी एक बात आई थी शिशु के संबंध में। वहाँ क्या बात आई थी, कौन बताएगा भाई? जी सर उसमें था कि अगर डिलीवरी होते टाइम अगर बच्चे का कोई भी पार्ट बाहर आता है, इवन कुछ भी आता है, और उसके आते ही उसकी अगर हम मतलब उसकी हत्या कर देते हैं तो वो आपराधिक मानववध में आए। जी देखिए आप लोग मतलब जरूरी नहीं है कि पूरा बच्चा ही पैदा हो, उसका कोई भी एक अंग बाहर आए। हाँ देखिए आप थोड़ा सा शब्दों का चयन जो है ना आप ऐसे करें, अभी आपने वैसे एक आम बोलचाल की भाषा में ऐसे ही बोलते हैं सब, लेकिन हत्या कर देगा नहीं, मृत्यु कारित कर देगा, आप ऐसे शब्द मृत्यु कारित कर हाँ, क्योंकि हत्या तो एक स्पेशल केस हो गया है ना, तो वैसी अवस्था में वो आपराधिक मानववध काउंट होगा। उस बच्चे ने चाहे सांस ली हो या ना ली हो, वो पूरा रूप से जन्मा हो या ना जन्मा हो, जब तक वो माँ के बॉडी के अंदर है तब तक तो वो मिसकैरेज में जाएगा, और अगर ऐसी अवस्था में उसका कोई एक पार्ट भी बाहर आ गया तो वैसी अवस्था में मामला आपराधिक मानववध की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? जी इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन कह रहा है ए नोइंग दैट ही इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमन डज एन एक्ट विच इफ इट कॉज्ड द डेथ ऑफ द वुमन वुड अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। The woman is injured but does not die, but the death of an unborn quick child with which she is pregnant is thereby caused. A is guilty of the offense defined in this section। ये कह रहा है क्या यह संभाव्य जानते हुए कि वह गर्भवती स्त्री की मृत्यु कारित कर दे ऐसा कार्य करता है जो यदि उससे उस स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती तो आपराधिक मानववध की कोटि में आता। ठीक है, समझ रहे हो यहां तक? कोई दिक्कत? उस स्त्री को क्षति होती है किंतु उसकी मृत्यु नहीं होती, किंतु तद द्वारा उस अजात सजीव शिशु की मृत्यु हो जाती है जो उसके गर्भ में है, तो कै इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है। इलस्ट्रेशन कुछ पल्ले पड़ा भाई, कुछ थोड़ा बहुत? जी समझ आ रहा है? यस सर। हाँ देखिए उसका जो आशय था वो उस स्त्री को, जो गर्भवती स्त्री है, उसकी मृत्यु कारित करने का आशय था, और उसके कृत्य इस प्रकार के थे यदि उसके कृत्य से वो स्त्री मर जाती तो उसका मामला आपराधिक मानववध की कोटि में आता। लेकिन हुआ क्या कि वो स्त्री तो मरी नहीं, लेकिन उसकी गर्भ में पल रहा जो जीवित शिशु था उसकी मृत्यु हो जाती है, तब 316 उस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 317 देखते हैं। ये कह रहा है एक्सपोजर एंड अबेंडनमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 years and by parent or person having care of it, whoever being the father or mother of a child under the age of 12 years or having the care of such child shall expose or leave such child in any place with the intention of wholly abandoning such child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। और 317 का एक्सप्लेनेशन भाई कह रहा है
This section is not intended to prevent the trial of the offender for murder or culpable homicide, as the case may be, if the child dies in consequence of the exposure. 317 बात कर रहा है कि शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के किसी शिशु को आरक्षित डाल दिया जाना और उसका परित्याग करना। 317 इतनी बात कर रहा। 317 पे एक बात ध्यान रखना कि प्रीलिम्स में आपसे शिशु की आयु पूछी जा सकती है कि शिशु कितनी आयु का शिशु होना चाहिए। 4 ऑप्शन दे देगा वहाँ आपको, 12 साल, 10 साल, 8 साल। तो आपने अगर ये धारा अच्छे से समझी होगी तो आप 12 साल पे टिक करेंगे और 1 नंबर आप बिल्कुल खरा सोना ले आएंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को पिता या माता होते हुए ऐसे शिशु की देखरेख का भार रखते हुए ऐसे शिशु का पूर्णतः परित्याग करने के आशय से उस शिशु को किसी स्थान पर आरक्षित डाल देगा या छोड़ देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की होगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखिए, जो 317 का पहला पार्ट है वो सीधा कह रहा है कि यदि आपने 12 वर्ष से कम आयु के बालक को आरक्षित छोड़ दिया, आरक्षित से क्या मतलब है, परित्याग कर दिया उसका। देख, आपने सुना होगा कई बार कि अपनी छोटी बच्चियों को कोई छोड़ के स्टेशन पे छोड़ के माँ बाप चले गए गरीबी की वजह से या किसी कारण से, जो भी रीजन रहे हों, तो वैसी अवस्था में 12 वर्ष तक के यदि शिशु को माता या पिता या ऐसे शिशु का देखरेख का भार रखते हुए, भार माता पिता के अलावा भी तो भार रखा जाता है ना भाई, कोई गार्जियन हो, माता पिता ना हो तो उनको कोई और गार्जियन हो उनका, तो वैसी अवस्था में यदि कोई इस प्रकार उनको आरक्षित छोड़ेगा बच्चों को, लेकिन उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, बिलो 12 ईयर्स, तो तब 317 अप्लाई हो जाएगा। और इसका स्पष्टीकरण ये कह रहा है कि यदि शिशु आरक्षित डाल दिए जाने के परिणाम स्वरूप मर जाएं, यदि वैसी उनको आरक्षित छोड़ दिया जाए और उनकी डेथ हो जाए किसी वजह से, तो यथास्थिति हत्या या आपराधिक मानव वध के अपराधी का विचारण की निवारक करना इस धारा का उद्देश्य नहीं है। हमने वहाँ भी पढ़ा था ना, एक इलस्ट्रेशन था बाकायदा, उसमें इलस्ट्रेशन से समझाया गया था कि एक जो है पिता ने या माता ने बच्चे को जो है जंगल में छोड़ दिया और जंगल में छोड़ने या अगर वो मर जाता है तो उसकी क्या अवस्था होगी। तो ये धारा का स्पष्टीकरण ये कह रहा है कि यदि उसकी डेथ हो जाती है तो यथास्थिति जैसी भी परिस्थितियाँ होंगी, वो आपराधिक मानववध या हत्या जिसमें भी वो मामला आएगा उसमें वो मामला वहाँ काउंट होगा। 317 उस तरह के ट्रायल को करने से मना नहीं करता है। इज दैट क्लियर? स्पष्टीकरण समझ आया? स्पष्टीकरण कह रहा दिस सेक्शन इज नॉट इंटेंडेड टू प्रिवेंट द ट्रायल ऑफ द ऑफेंडर फॉर मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड एज द केस में बी इफ द चाइल्ड डाइज इन कंसिक्वेंस ऑफ द एक्सपोजर। इलस्ट्रेशन का 317 का जो स्पष्टीकरण है वो समझ आ गया भाई आप लोगों को? कोई दिक्कत? जी सर, ये जो है अपराधी का निवारित करना इस धारा से आशीत नहीं है। हाँ, ये कह रहा था कि वहाँ भी हम एक इलस्ट्रेशन पढ़ के आए थे इस तरह का आरक्षित छोड़ने वाला। और वैसी अवस्था में यदि बच्चा मर जाए, आप 12 साल के किसी कम आयु के बच्चे को आरक्षित छोड़ देते हैं, तो आरक्षित छोड़ने तक तो 317 अप्लाई होगा। आपको यहाँ 317 में सजा मिलेगी यदि वो बच्चा जीवित बच जाए। और यदि उसकी डेथ हो जाए आरक्षित छोड़ने पर, तो फिर मामला वहाँ चला जाएगा कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर जैसी भी अवस्था होगी। उसको रोकने का, प्रिवेंट करने का इस धारा का कोई उद्देश्य नहीं है। वो ये नहीं कह सकते कि मुझे तो बच्चे 3। की तरफ से हाँ जी सर, ये जो 12 वर्ष का जो दिया हुआ है इससे, हाँ। तो सर इनकी तरफ से कौन केस लड़ेगा? मतलब किन की तरफ से? स्टेट केस लड़ेगा भाई। आप किसी बच्चे को आरक्षित छोड़ जाए और पता लगे कि इसके माँ बाप ही छोड़ के गए हैं, तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाएगा ना 317 का। स्टेट, हाँ भाई, स्टेट की नज़रों में तो वो अपराधी होंगे, माँ बाप या उसके जो भी उसके केयर टेकर हैं या गार्जियन हैं, जो भी हैं, उनके लिए स्टेट खड़ा होगा। भाई, पीड़ित पक्षकार के लिए हमेशा स्टेट ही तो खड़ा होता है कोर्ट में। यस सर। स्टेट वर्सेस ही तो केस चलते हैं फौजदारी के। चाहे वो किसी भी स्थिति में मरे सर, कैसे भी मरे चाहे। हाँ, अगर आपकी आरक्षित छोड़ने के रीजन से वो मरे हों,
भाई वो बेचारों को आप जंगल में छोड़ आए, वहाँ उसको कोई जंगली पशु आया वो खा गया, है ना। तो उनकी अगर डेथ हो जाती है आपके आरक्षित छोड़ने की वजह से, तो फिर डेथ हो जाने की अवस्था में 317 अप्लाई ना होके फिर दोबारा 299 300 जैसी भी अवस्था में वो आएगा, या तो 302 या 304 जैसी भी परिस्थिति होगी। देखिए स्पष्टीकरण को मैं दोबारा पढ़ के बता रहा हूँ। यदि शिशु आरक्षित डाल दिए जाने के परिणाम स्वरूप मर जाए तो यथास्थिति हत्या या आपराधिक मानववध के लिए अपराधी का विचारण निवारित करना इस धारा से आशयित नहीं है। वो ये नहीं कह सकता कि जी मैंने तो खाली उन्हें आरक्षित ही छोड़ा था, मुझे तो केवल 317 का ही दंड दे दो। इज दैट क्लियर? क्लियर जी चलिए सेक्शन 318 देखते हैं। 318 कह रहा है कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। कंसीलमेंट ऑफ बर्थ, देखिए आपने बहुत सारे ऐसे मामले देखे होंगे कि बच्चा जन्मा और उसके जन्म को कंसील करने के लिए उसको कहीं छुपा दिया, कहीं कूड़े में डाल दिया। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मामले सुने होंगे। तो वो 318 अप्लाई वहाँ होता है। ये कह रहा है whoever by secretly burying or otherwise disposing of the dead body of a child, whether such child die before or after or during its birth, intentionally conceals or endeavors to conceal the birth of such child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। ये कह रहा मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना। तो ये कह रहा कि जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़ कर या अन्यथा उसका व्ययन करके, चाहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात या जन्म के दौरान में हुई हो, ऐसे शिशु के जन्म को साक्ष्य छिपाएगा या छिपाने का प्रयास करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये 318 में बात कर रहा है कि यदि बालक जो शिशु है वो शिशु की डेथ हो जाती है या तो जन्म के दौरान, ठीक है, जन्म से पूर्व हो जाए या पश्चात हो जाए, ये जन्म के दौरान हो जाए, और वैसे शिशु की जो बॉडी है वैसे शिशु की जो बॉडी है उस बॉडी को आप गुप्त रूप से व्यनित कर रहे हैं, उसको गाड़ रहे हैं, छिपा रहे हैं, फेंक रहे हैं, कहीं कूड़ेदान में फेंक रहे हैं, तो वैसी अवस्था में सेक्शन 318 एक्शन में आ जाएगी। और यहाँ 2 वर्ष तक की जो है सज़ा का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है भाई, तो ये आपका एक जो इसका हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई आईपीसी का? जी सैयदा सदफ। हाँ देखिए आपकी आवाज बड़ी डिम आ रही है। अच्छा सर 6 चैप्टर 16 है ये 16। हाँ चैप्टर नंबर 16 चैप्टर नंबर 16 हम पढ़ रहे हैं, और 16 में अब जो आपके अगली धाराएं शुरू होंगी वो ऑफ हर्ट के बारे में बात करेंगी, उपैती के विषय में बात करेंगी। उपैती 319 सेक्शन 319 बात कर रहा है उपैती। उपैती कह रहा है whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt। तो उपैती शब्द हर्ट इंग्लिश में और उपैती हिंदी में। उपैती शब्द आपने वही बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा। तो हर्ट किसे कहेंगे? किसी को हर्ट करना क्या होगा? जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है वह उपैती करता है, यह कहा जाता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी पूछो। सर जैसे बेबीज जो होते हैं, जैसे सब देखा है आमतौर पर कि कूड़े में डाल जाते हैं जो पैदा होते हैं, तो वो सर उस पर वहाँ पर 318 अप्लाई होगी? नहीं बेबी, ये तो मृत डेड बॉडी के बारे में बात कर रहा है। तो अगर वो बच्चा मर जाए तो सर उस पे कौन सी वाली वो होगी?
धारा अप्लाई होगी मतलब। वो तो वहाँ चला जाएगा ना, जो वो तो देखिए 317 में चला जाएगा ना, 12 वर्ष से कम आयु का हो गया ना वो, और उसको अबेंडन डाला जा रहा है यानी ओके ओके समझ, है ना। 12 वर्ष। 12 वर्ष से कम आयु की अगर वो जिंदा है तो 317 में जाएगा, और डेड बॉडी है तो 18 में जाएगा। ठीक है। ओके सर। तो उपैती समझ आया। ये कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है वह उपैती करता है, यह कहा जाता है। तो हर्ट को आप यहाँ बॉडीली हर्ट से समझें। हर्ट बॉडीली के अलावा और किस प्रकार का हर्ट होता है भाई? मानसिक सर, मानसिक मेंटली। हाँ, मेंटली भी हर्ट होता है ना। किसी को आप ऐसी कोई बात कह दें तो वो कहता है भाई तूने मुझे हर्ट कर दिया, तो वो वाला हर्ट यहाँ नहीं है। यहाँ वाला हर्ट जो है वो 319 में जो हर्ट की बात हो रही है, वो हर्ट की बात हो रही है केवल बॉडीली पेन। अगर किसी व्यक्ति के शरीर को आप हर्ट करेंगे तो 319 बात करें। किसी को चांटा मार दिया, चांटा मारोगे तो क्या होगा? उसको शारीरिक पीड़ा होगी। ठीक है। किसी को कोई रोग आपने लगा दिया किसी वजह से, भाई आप किसी को आपने खरोच मार दी तो वो एक तरह से पीड़ा आ गई ना शरीर में उसके, और वो घाव भी बन गया उसको। तो वैसी अवस्था में अंग शैथिल्य, अंग शैथिल्य से क्या मतलब है? आपको क्या समझे अंग शैथिल्य? अंग शैथिल्य से मतलब उसका कोई अंग हिल विल जाना, जैसे दांत वात टूट जाने, ये मतलब मेरे हिसाब से। क्योंकि सर हमारी गली में ही ना एक लड़के को इतनी बुरी तरह मारा था, तो उनको 323, 25, 325 ये धारा लगी थी, और फिर 307 भी लगी थी। उसके बाद ना 1 महीने बाद वो लड़का मर गया, तो 302 भी मतलब जबरदस्ती लोगों ने हंगामा करके तब लगाई थी। जी। और फिर सर हुआ ये, उस केस में अब 2 साल हो गए, लेकिन छूट के आगता नहीं क्या, जबकि 302 में इतनी जल्दी आ नहीं सकते थे, बट पता नहीं कैसे वो लोग आ चुके हैं। जमानत पे आए होंगे ना अभी, केस जमानत पे आए होंगे, केस चल रहा होगा अभी। मतलब गवाही भी नहीं होना, तो ऐसे जमानत कैसे मिल गई? दूसरी पार्टी से गवाही तो होनी थी ना। नहीं, बेल गाजियाबाद कोर्ट का ये मैटर। देखिए बेल जो है ना, वो बेल का मामला दूसरा मामला है। वो तो अब सुनवाई में मामला चल रहा होगा उनका। ठीक है ना सर। अंग शैथिल्य से अर्थ मेरे हिसाब से अंग का काम करना बंद कर देना। हाँ, अंग शैथिल्य का मतलब यही है कि वो हाँ सदब क्या कह रहे हो? तो जैसे हाथ पांव को अलग अलग कर देना, जैसे को तोड़ देना, मतलब देखिए अंग शैथिल्य को आप ये मान के चलिए, वो तो आगे जब हम घोर उपैती पढ़ेंगे उसमें आएगी सारी बातें। अभी हम जो खाली उपैती की बात कर रहे हैं, उपैती के यहाँ 319 में हर्ट है और 320 में ग्रीवियस हर्ट है। ठीक है ना। तो 319 की जो उपैती है वो हल्के लेवल की उपैती है, वो खाली उपैती है, और 320 बात करता है ग्रीवियस हर्ट की। ठीक है। यस सर। हाँ सर मेरे को एक चीज पूछनी है, तो मतलब सर इसमें मतलब जब 302 भी लगी होती है तो कितने दिन की बेल मिल जाती है? 10 साल? क्योंकि देखिए बेल का जो मैटर है ना, वो बेल तो आप बेल क्या होती है? बेल, आप किसी भी मुकदमे में कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, मान लीजिए पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने अरेस्ट करके उसे जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद फिर वो बंदा जो है बेल के लिए अपना प्रार्थना पत्र मूव करता है। वो बेल एक अलग मैटर है, उसी केस से रिलेटेड है। वो बेल अप्लाई करेगा। जैसे मान लीजिए 302 का एग्जांपल देके मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। वैसे तो आप लोग सभी विद्वान पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आपको नॉलेज नहीं है, तो जिसको नॉलेज है वो भी समझ ले, जिसको नहीं है वो तो समझेगा ही। 302 का मान लीजिए कोई मुकदमा कायम हो जाता है ए के खिलाफ, तो ए को पुलिस उठाएगी, उसको अरेस्ट करेगी, अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। फिर वो क्या करेगा वो बंदा जिस भी कोर्ट का, सबसे पहले जो नॉर्मली 302 के मामले सीजीएम कोर्ट से कंसर्न होते हैं, सीजीएम कोर्ट में बेल अप्लाई करेगा। सीजीएम कोर्ट उस बेल को 437 में नहीं देगा, रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो नॉन बेलेबल सेक्शन है, और नॉन बेलेबल सेक्शन में साधारणतः मजिस्ट्रेट जो है वो बेल जल्दी सी नहीं देते। तो 302 में उसकी बेल रिजेक्ट हुई। बेल रिजेक्शन के बाद फिर वो सेशन कोर्ट में बेल अप्लाई करेगा।
ठीक है। सर वो तो मेरिट के पर रिजेक्ट हो जाती है ना। हाँ बिल्कुल। और 302 इतना मतलब हीनियस क्राइम है कि मजिस्ट्रेट उसको बेल, वहाँ तो खाली डिस्पोजल एक प्रक्रिया है, एक स्टेप है वो बेल के लिए, रेगुलर बेल के लिए जाने के लिए एक स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी कोर्ट, फिर उसके बाद सीजीएम के बाद सेशन कोर्ट, ठीक है ना। तो सेशन कोर्ट में फिर हम बेल अप्लाई करते हैं। सेशन कोर्ट में बेल किस धारा में अप्लाई होती है भाई, कौन बताएगा? सर रेगुलर या एंटिसिपेटरी? रेगुलर की बात कर रहा हूँ भैया, ये तो रेगुलर की बात कर रहा हूँ। जेल चला गया ना बंदा, फिर एंटिसिपेटरी कुछ बचा ही नहीं जी। सर रेगुलर की नहीं पता। सर 437 437 में तो मैंने अभी बताया कि 439 सर। हाँ, योगेश कुमार राहुल जी ने सही जवाब दिया है कि 439 439 में बेल अप्लाई होगी, ये ठीक है ना। 438 में तो एंटिसिपेटरी बेल होती है ना हिमांशु जी। 438 में तो एंटिसिपेटरी जाती है और 439 में जाती है रेगुलर बेल, ठीक। और हाई कोर्ट में बेल किस धारा में जाएगी भाई फिर, संदीप पवार? सर मेरे को नहीं ध्यान है। कोई बात नहीं। 482? सर 439 में जाएगी। हाँ देखिए, 482 तो इनहेरेंट पावर है हाई कोर्ट की। ये जो 439 धारा है ना, वो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को समान रूप से पावर देती है बेल की। 439 में हाई कोर्ट और मान लिए सत्र न्यायालय और मान लिए उच्च न्यायालय बोथ हैव द सेम पावर टू हियर द बेल। इज दैट क्लियर? तो 439 में ही तो हमारी बेल जाती है सेशन कोर्ट में, और अगर सेशन कोर्ट अलाउ कर देते हैं बेल तो हम यहीं से जमानती भर देते हैं और जमानत पे वो बंदा बाहर आ जाता है। फिर पूरा ट्रायल जो उस पर आरोप लगा है, उस आरोप का पूरा गवाही सवाही सारे मामले होंगे। और अगर सेशन कोर्ट खारिज कर देते हैं तो फिर सेशन कोर्ट के लिए उसकी खारजे को लेके हम जाते हैं हाई कोर्ट, वहाँ भी हम 439 में ही एप्लीकेशन मूव करते हैं बेल के लिए। तो सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट, हाँ, सुप्रीम कोर्ट 439 का। क्या कह रहे हैं सर? सर सुप्रीम कोर्ट में भी 439 होगा ना? हाँ, बेल तो बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली जो हमारा वो बात करता है ना, क्या बोलते हैं आपका, जो हमारा सीआरपीसी बात कर रहा है वो हाई कोर्ट तक की बात कर रहा है। 439 में आपको केवल सत्र न्यायालय और उसकी बात मिलेगी, किसकी? उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की बात। हाँ न्यायालय और उच्च न्यायालय। हाँ, आप जब अगर आपकी बेल हाई कोर्ट भी खारिज कर देता है तो आप वहाँ फिर जाएंगे स्पेशल लीव पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट में कि साहब हमें सुन लिया जाए, विशेष अनुमति याचिका दायर करके। फिर सुप्रीम कोर्ट को तो पावर है, वो किसी भी कोर्ट के निर्णय को सुन सकता है, कुछ भी आदेश दे सर सकता अगर है। हाई कोर्ट में बेल खारिज हो गई फिर दोबारा से डाल सकते हैं? हाँ, सेकंड बेल भी डाली जा सकती है, दैट इज अदर मैटर। तो शिखा जी वो उनकी बेल हो गई होगी, वो बेल लेकिन उनका भी ट्रायल बाकी है। बढ़िया वकील होंगे वो। हाँ जी, जबरदस्त वकील होंगे वो। 302 में हमारे नहीं वो बेल पता नहीं किस स्तर से हुई है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से हुई है कि हाई कोर्ट लेवल से हुई है, ये तो सारा मामला हमारी नॉलेज में नहीं है ना, है ना। तो आप लोगों में से कौन कौन साथी हैं जो 12 फरवरी को एग्ज़ाम देंगे भाई? सर मैं भी हूँ। सदप, जी सर मेरा भी एग्जाम है। संदीप, रजत, योगेश कुमार, राहुल जी, और सर मेरा भी एग्जाम। मतलब कि कुल मिला के क्लास में मेजोरिटी है। मोनिका जी का नहीं है क्या? मोनिका प्रजापति जी? यस सर है। तो आप चुप क्यों हैं, बोल क्यों नहीं रहे जी? मैंने सोचा सर पहले ही वो लोग बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, नहीं मैं जानना चाह रहा था कि क्लास में से कितने लोग हैं। तो बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं हैं। आप देखिए मेहनत के साथ लगे रहिए और पूरी हिम्मत के साथ जुटे रहिए। और देखिए परीक्षा से आपको घबराना नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को ये समझाता हूँ, हम लोग क्या हो जाते हैं, परीक्षा को देख के नर्वस हो जाते हैं। आपके और परीक्षा के बीच में आपका नर्व सिस्टम कितना स्ट्रोंग है, कितनी भयंकर तरीके से आप एग्ज़ाम से फाइट करेंगे, ये मायने करेगा।
और देखिए नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग सबके लिए है, लेकिन आपको ना एट रैंडम जवाब नहीं देने हैं, ये बात ध्यान में रखना। आप नेगेटिव मार्किंग का खेल ऐसा होता है कि आप जितना अटेम्प्ट करें सॉलिड करें, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं ना, वो मतलब कि एट रैंडम जवाब देना शुरू कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि आपकी जो सही जवाब है ना वो भी रसातल में चले जाते हैं। कितना है इसमें? नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं फिर वो भी। 0.25 है कि कितना है भाई? नेगेटिव 1/3 डिसाइड 1/3 है सर, 1/3। 1/3 है, तो देखिए 1/3 तो 0.25 से भी खतरनाक है। यानी कि आपके 3 गलत सवाल एक सही सवाल को भी ले डूबेंगे, है ना। तो यस सर। ये जरूरी नहीं है कि आप ज़्यादा अटेम्प्ट करके एग्ज़ाम क्रॉस करोगे। आप अगर आपने मतलब कि 150 प्रश्नों का आपका जो है वो प्रश्न पत्र होगा, तो अगर सॉलिड आप 90, 95, 100 तक भी मार आए ना, तो आप 140-45 मारने वाले से ज़्यादा बेहतर नंबर लेके आओगे, मेरा दावा है। क्योंकि वो 140-45 मारने वाला वो नेगेटिविटी में जाएगा पक्का। तो आपको बिल्कुल एट रैंडम तो कुछ करना ही नहीं है, बड़े ध्यान से और बड़ा समझते बूझते सवालों का जवाब देना है। और देखिए प्रीलिम्स के लिए मैं आपको एक मतलब कि हमने बहुत सारे प्रीलिम्स फेस किए हैं, तो आपको प्रीलिम्स के लिए करना ये है कि आपको प्रीलिम्स में जो आपके 4 ऑप्शन है ना, उनको चारों को पढ़ना है जवाब देने से पहले। मैं खुद अपनी आप बीती बता रहा हूँ कि कई बार ना अति उत्साह में क्या होता है, आपने ए पढ़ा, बी पढ़ा, सी पढ़ा, और आपने सी को देखते ही उत्साह में आके सी का गोला काला करके बैठ गए। ये खुद मेरे साथ हुआ है। तो सी जवाब सही था उसका, लेकिन जो डी ऑप्शन था वो बिना पढ़े मैंने सी लगा दिया, लेकिन डी ज़्यादा सही था, तो जो ज़्यादा सही वाला ऑप्शन है वो राइट माना जाएगा, ठीक है ना। वो इस तरह से घुमा के देंगे कि आपको सी सही लगेगा लेकिन डी ज़्यादा सही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको चारों ऑप्शन ठंडे दिमाग से पढ़ के जब जवाब देना है। और बहुत सारे मसले पता क्या होते हैं, ऐसे भी होते हैं कि आपको 35 नंबर का जवाब आप दे रहे हैं और जल्दबाजी में गोला काला कर दिया आपने 36 का, तो एक सवाल आपने वहाँ शहीद कर दिया, ठीक है ना। यस सर, मोस्टली ऐसा होता है। हाँ, तो आपको जवाब देते टाइम अपने जब आप गोले उसके ब्लैक करें OMR शीट के, तो उसमें सावधानी पूर्वक आपको जवाब देना है, और हड़बड़ाहट बिल्कुल भी नहीं लानी अपने अंदर कि आप हड़बड़ा जाएं पेपर को देख के, ठीक है। बस नर्व सिस्टम आपका कितना मजबूत है ये देखने वाली बात है। आपके कई सारी मनोस्थिति से आप गुजरेंगे वहाँ, जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे ना, सबसे पहले तो आपको अपना रोल नंबर ही नहीं मिलेगा, कई बार तो आप चेक करोगे कौन से नंबर कमरा नंबर में है ना। तो ऐसा भी हो जाता है, मतलब कि वो होता क्या है कि आप जो है उसमें होते हैं, एक अलग ही मनस्थिति में होते हैं, तो बड़े ध्यान से आप देखते हैं कमरा नंबर 12 में कहाँ कौन से रोल नंबर से कौन से रोल नंबर तक बंदा बैठा है। तो कई बार दिमाग लगा के फिर आप रोल नंबर देखोगे, फिर कमरा देखोगे, जब कंफर्म करके आप फिर सीट जाके अपनी सीट पे बैठोगे, ठीक। OMR शीट को आपको बहुत ध्यान से भरना है, चेक करके भरना है। उसमें भी कई लोग गलती कर देते हैं OMR शीट में, अपनी जो आपकी वो है एंट्रीज जो आपको भरनी होती हैं, तो उनको भी आपने ध्यान से भरना है। तो कोई भी ऐसा फास्ट एंड नहीं आपको चलना है, और ऊपर वाले पे भरोसा रखते हुए अपने काम को अंजाम करना है, और मेहनत से लगे रहिए। समय ज़्यादा नहीं है, 12 फरवरी नज़दीक ही आ गया है, तो बिल्कुल आप लोग लगे रहिए, और हम लोग अपना जितना हमसे बन पड़ रहा है हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। यहाँ के अलावा भी अगर आपको कोई समस्या कुछ नहीं समझ आ रहा है तो पर्सनली भी यू आर अलाउड टू कॉल अस। हमारी टीम के सब मेंबर्स जो है आपके साथ निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आमना मैम हो, चाहे राजदीप सर हो, चाहे वो फरत मैम हो, आयशा मैम हो, ठीक है ना। श्रीवास्तव सर भी अपना, थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं शुक्रिया आपका, हम शुक्रिया वही मानेंगे जब आप रिजल्ट लेके आओगे। यस सर, इंशाल्लाह सर, जरूर। है ना, आप रिजल्ट लेके आओगे तो फिर 12 तारीख के बाद फिर हम लोग एक अपना NVR लॉ क्लासेस का जो हमारा ये एक परिवार है, तो इसमें से जितने लोग भी गैदर हो सकेंगे तो एक दिन हम लोग गैदर पार्टी भी करेंगे, एक पिकनिक
भी इंजॉय करेंगे हम लोग 12 तारीख के एग्ज़ाम के बाद, लेकिन है ना। तो जो भी लोग उसमें शामिल हो सकेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा मिलके, और उसकी सब व्यवस्था हो जाएगी जब आप लोग 12 का एग्ज़ाम दे के आएंगे। और फिर मेंस के लिए आपको उस एन्जॉयमेंट के बाद फिर मेंस के लिए हम आपको प्रिपरेशन कराना शुरू करेंगे। ठीक है डियर। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास का मैं समापन करता हूँ, और कल उपैती के बारे में हम पूरा उपैती का जो पूरा सेक्शंस हैं 319, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, वो सारी उपैती से संबंधित विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे, समझाएंगे, समझेंगे। तो सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। कोई कुछ कह रहा था क्या? थैंक यू Somebody सर। ओके सर एक छोटी क्वेश्चन है। हाँ बताइए हिमांशु जी। जैसे सर आजीवन कारावास होगी किसी को, हाँ तो वो कितने 14 साल के बाद वापस रिहाई हो जाता है? नहीं नहीं, आजीवन कारावास का मतलब है अप टू लास्ट ब्रेथ, अंतिम सांस तक है। रहेगा तब तक वो वहीं रहेगा प्रिजन में। हाँ, वो तो ये है कि अगर सरकार लघुकरण करती है ना, तो वो लघुकरण 14 वर्ष से कम का नहीं कर सकती, उसको मिनिमम 14 वर्ष तो काटने ही पड़ेंगे अगर कोर्ट उसको सरकार बरी करती है, तो अगर उसके अच्छे कर्मों के आधार पे। अच्छा, मतलब उसके बिहेवियर से तो उसको रिहा भी किया जा सकता है। हाँ, मतलब कि वो कोर्ट का पढ़ेंगे जब हम डिस्कशन 72 में जो मतलब राष्ट्रपति जी की पावर्स हैं, गवर्नर साहब की पावर्स हैं, वो सब आपको सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन मिला के पढ़ाएंगे। मैडम कॉन्स्टिट्यूशन में बताएगी आपको भी, है ना। अच्छा राज्यपाल बजाएगा फिर राष्ट्रपति। जी मलिक सर। हाँ, यस अविनाश जी। सर मेरा एक क्वेश्चन 420 जो सेक्शन है सर आईपीसी, जी ये कंपाउंडेड सेक्शन होता है क्या सर? भाई वो तो उसमें आप जाके देख लो जो बना हुआ है चार्ट, सीआरपीसी में एक चार्ट बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है, सीआरपीसी में चार्ट बना हुआ है कंपाउंडेबल। होता है। हाँ, कंपाउंडेबल सेक्शन का चार्ट में देख लो, अगर 420 है तो है, नहीं है तो नहीं है। शेड्यूल है, शेड्यूल फर्स्ट और सेकंड, उसमें चेक करो। ठीक है, ये कंपाउंडेबल सेक्शन है सर। हाँ सेक्शन है तो कंप्रोमाइज लग जाता है ना सर इस पे? अगर कंपाउंडेबल है तो लग जाएगा, और कंपाउंडेबल नहीं है तो नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूँ सीआरपीसी की शेड्यूल चेक करो आप। ठीक है, ठीक है सर। ओके, शुभ रात्रि, नमस्कार।